खिदमत है कहानी हमजाद का 12वां हिस्सा। मैंने अहदनामे पर दस्तखत कर दिए। अभी दस्तखत करके मैंने अहदनामा नाहिद की तरफ बढ़ाया ही था कि कमरे में एक नौरानी सूरत वाला शख्स दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी आमद का एहसास लोगों को हुआ, सब के सब उठ खड़े हुए। उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और जिस्म पर ढीला ढाला लिबादा, हाथ में तस्बीह थी जिसके दाने गर्दिश कर रहे थे। घनी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें और दराज जुल्फें उसकी भारी भरकम शख्सियत का हिस्सा थी। उस शख्स के होंठ हिल रहे थे। उसने कमरे का सरसरी सा जायजा लिया और हाथ के इशारे से सब लोगों को बैठने के लिए कहा। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं, नाहिद और अमीनुल्लाह जिस बिस्तर पर बैठे थे वहीं वो शख्स भी सलीके से आकर बैठ गया। फिर उसने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें मुबारक हो नौजवान के तुमने नेकी और सच्चाई की राह को मुंतखब किया। सिवाय मेरे बाकी तमाम लोग तुम्हारी शख्सियत से नावाकिफ हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी तंजीम में तुम्हारी शमूलियत हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। अब हमारे हाथ और भी मजबूत हो गए हैं। फिर वह शख्स बाकी लोगों को मुखातिब करके बोला, अमीर की हैसियत से तुम सबको ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज हमारे दरमियान वो शख्स मौजूद है जो चंद ऐसी नाकाबिले फहम और पुरस्रार कुव्वतों से मालामाल है जो हमारी तंजीम के लिए मुस्तकबिल में निहायत फायदेमंद साबित होंगी। हर चंद के ये नौजवान तुम्हारी तरह अभी आजमाइशों और इम्तिहानों से नहीं गुजरा, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आएगी और तुम इसे अपना वफादार और मुआविन पाओगे। ये कहकर वो शख्स खामोश हो गया और उसके खामोश होते ही नाहिद बोली, ए अमीर, आप बड़ी नेक सातों में तशरीफ लाए इस अजनबी नौजवान के लिए जो अब हमारे लिए अजनबी नहीं रहा। ये बात यकीनन बाइसे खुशी होगी कि आप बनफ्से नफीस इसका नाम तजवीज़ फरमाएं। तुम सब जानते हो कि मेरा दायां बाजू मलका है, लेकिन आज से मैं मुकम्मल हो गया हूँ। मुझे मेरे दोनों बाजू मिल गए हैं। मेरा एक बाजू मलका है तो दूसरा बाजू ये नौजवान जिसका नाम मैं जिल्लुर रहमान तजवीज करता हूँ। क्या तुम सबको अपने अमीर अब्दुल रहमान की इस तजवीज से इत्तफाक है? सब ने बैक वक्त और बैक जबान अमीर अब्दुल रहमान की तजवीज से इत्तफाक किया। नौजवान, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान राज की कोई दीवार हायल नहीं। अमीर अब्दुल रहमान ने एक मरतबा फिर मुझे मुखातिब किया। मैं इस शहर में इन बेसरो सामान का अमीर हूँ। तंजीम के बारे में रफ्ता रफ्ता तुम सब कुछ खुद बहुत जान जाओगे। तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा क्योंकि तुम हमारे अब अपने हो। तुम हमारे ही जिस्म का एक हिस्सा हो। अमीर अब्दुल रहमान की बातें मेरे दिल में उतरती जा रही थी, लेकिन अब मुझ पर लाजिम था कि उनकी बात का जवाब दूं। मैंने कहा, ए अमीर, आपने मुझे जो इज्जत बख्शी, मुझ पर जिस तरह का एतमाद इज़हार किया, मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूँ। आप देखेंगे कि मैं इंशाल्लाह आपकी नज़रों में हमेशा सुरखरू होऊंगा। आप मुझे हमेशा वफादारों और जानसारों की सफ में देखेंगे। हमें तुमसे यही तवक्को है जिल्लुर रहमान। अमीर ने जवाब दिया, अहदो पैमान की वो रात गुजरी तो मेरी जिंदगी में एक नए दौर का आगाज हुआ। अब मैं एक दूसरा ही आदमी था, उस शेख करामत से कतई मुख्तलिफ जो सिर्फ अपने लिए जिंदा था। मुझे अब अपनी जिंदगी बामैनी और बामकसद नजर आने लगी थी। तंजीम के बारे में मेरे जहन में पैदा होने वाले मुख्तलिफ सवालों के जवाब हमजाद के जरिए मिल चुके थे। हमजाद ने मुझे बताया कि तंजीम के अफराद खुद भी एक दूसरे के असल नामों से नवाकिफ हैं और इन सब के जो असलाही नाम तंजीम का अमीर तजवीज करता है उसी से वो एक दूसरे को पुकारते हैं। तंजीम के अमीर के अलावा बहुत कम लोग नौजवान के असल नाम से आगाह हो पाते हैं और रफ्ता रफ्ता नवारद का असल नाम उसके हाफजे से भी महव हो जाता है। नाहिद का इस्लाही नाम मलका और अमीर अब्दुल रहमान का असली नाम काजी मियाँ जान था, जिससे शायद अब कोई भी वाकिफ न था सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने ये तमाम मालूमात हमजाद के जरिए इकट्ठी की थी। वो लोग तंजीम के अफराद को खिदमतगार और जहादी के लकब से यावर करते थे, इसलिए नाहिद ने भी मेरे लिए खिदमतगार का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तंजीम की बाकी तफसीलात भी मेरे लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज थी। मुझे ये हरगिज तवक्को नहीं थी कि तंजीम इतनी मुनज़्ज़म, हमागीर और बुलंद पैमाने पर चलाई जा रही है। हमजाद के फराहम करदा वो इत्तलात के मुताबिक तंजीम के 3 बड़े मराकज़ थे, कलकत्ता, पटना और पेशावर। इसके अलावा दिल्ली और मदारस में तंजीम की कारगुजारियाँ तेज थी। यही नहीं बल्कि हर शहर में, चाहे वो यूपी हो या बिहार, पंजाब में हो या सरहद में, तंजीम के अफराद मौजूद थे जो तंजीम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुके थे। तंजीम का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान से अंग्रेजों के तसल्लुत को खत्म करके आज़ादी हासिल करना था। इस मकसद के हसूल के लिए तंजीम ने जो लायामल तैयार किया था वो बड़ा अनोखा और चौंका देने वाला लायामल था। वो जंग आज़ादी की नाकामियों को मद्देनजर रखकर मुरतब किया गया था,
तंजीम के आला अरकान का ख्याल ये था कि अंग्रेजी हदूद में रहते हुए यानी अंदरूने हिंदुस्तान किसी भी तरह अंग्रेजों जैसी ताकतवर हुकूमत से टक्कर लेना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने अपनी कारगुजारियों के लिए सरहदी आज़ाद इलाकों को मुंतखब किया जहां अंग्रेज की तसल्लुत नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी तंजीमें काम कर रही थी वो एक ही सिलसिले की कड़ियां थी और उन सब के डांडे ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल जाते थे। इस तहरीक का मकसद ये था कि अंग्रेजी हदूद हुकूमत से बाहर रहकर एक अलग हुकूमत के तौर पर जंगी तैयारियां की जाएं और इस पर वो पूरी तरह अमल कर रहे थे। तंजीम एक तरह से दो हिस्सों में बटी हुई थी। तंजीम का एक हिस्सा अंदरूने मुल्क सरहदी आज़ाद इलाकों में जंगी तैयारियों में मसरूफ था ताकि वक्त आने पर वो अंग्रेजी हुकूमत पर हमला कर सके और हिंदुस्तान को गुलामी से आज़ाद करा सके। हर चंद के इस मंसूबे को पूरा होने के लिए काफ़ी वक्त दरकार था, मगर ये मंसूबा था काबिल अमल, इसीलिए इस पर अमल भी शुरू किया जा चुका था। अंदरूने मुल्क जो लोग काम कर रहे थे उनके फ़राइज़ ये थे कि वो लोगों को तंजीम के अगराज़ व मकासद से मुतमईन करके उन्हें तंजीम में शामिल करें और उन्हें पूरी तरह तरबियत देकर सरहदी इलाकों में भेज दें। उनका दूसरा मकसद ये था कि वो मुजाहिदीन के अखराजात सरहदी इलाकों में उनकी गुजर बसर और जंगी साजो सामान की खरीद के लिए रुपया फराहम करके आज़ाद सरहदी इलाकों को रवाना करें। इस सिलसिले में वो बड़े बड़े मुहिब्बे वतन सरमायादारों से भी राब्ता कायम रखते थे, ख्वाह वो जिम्मेदार हो या जागीरदार हो या शहर में किसी सनती कारोबार से वाबस्ता हो। ये तमाम रकम इकट्ठी करके सरहद के लिए रवाना कर दी जाती। सब काम इंतहाई मोहतात तरीके पर अंजाम पाता था। उन्होंने रुपयों के लिए आपस में इस्लाहात भी वज़ा कर रखी थी जिन्हें वो आपस की खतो किताबत में इस्तेमाल करते थे। वो रुपयों के लिए इतनी खतो किताबत में सफ़ेद दानों और अशरफियों के लिए सुर्ख दानों के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तमाम हिंदुस्तान से रुपया इकट्ठा करके पंजाब के ज़िला अंबाला के कस्बे थामिनसर में जमा होता, जहाँ तंजीम का एक अहम मरकज़ था और इस मरकज़ के सरबराह को तंजीम के अफराद पीर और खलीफा के नाम से जानते थे। पीर और खलीफा मुख्तलिफ ज़राए से ये तमाम रकमें सरहद के आज़ाद इलाकों के अमीर को रवाना कर देते और यही अमीर इस तंजीम का सरबराह था। तंजीम के सरबराह के कई इस्लाही नाम थे। उन्हें बाबू साहब, बाबू जान या खान साहब वगैरह के नाम से याद किया जाता था और उनका असल नाम बहुत कम लोगों के इल्म में था। अक्सर मुजाहिदीन भी थामिनसर के ही रास्ते सरहद के लिए रवाना होते थे। तंजीम के बारे में तमाम मालूमात मैंने हमजाद से उस रात की सुबह ही हासिल कर ली थी जब मैंने अहदनामे पर अपने खून से दस्तखत किए थे। ये तमाम बातें मालूम करने के बाद अब मेरे सामने एक और मसला दरपेश था। वो अहम मसला ये था कि अगर तंजीम के बारे में ये तमाम इतलात जब्बार के जरिए अंग्रेज़ों तक पहुंच गई तो क्या होगा, क्योंकि जिस तरह अपने हमजाद के जरिए मैंने तंजीम से ताल्लुक और सब कुछ मालूम कर लिया था और अंग्रेज़ों को बर वक्त होशियार कर सकता था, ये सूरत हाल ज़ाहिर है बेइंतहा खतरनाक हो सकती थी। तंजीम की बरसों की मेहनत खाक में मिलने का अंदेशा था। फिलहाल सबसे पहला काम यही होगा कि कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि अंग्रेज हुकूमत मुजाहिदीन की सरगर्मियों की तरफ से बेखबर रहे। मैंने इस सिलसिले में हमजाद से मुशवरा करना जरूरी समझा। मैं जिस उलझन और परेशानी का शिकार हूँ वो यकीनन तुमसे छुपी न होगी। क्या ये मुमकिन है कि अंग्रेज मुजाहिदीन की सरगर्मियों से लाइल्म रहे, क्योंकि इन हालात में ये बहुत जरूरी है। मैंने हमजाद को मुखातिब किया जो मेरे पास खड़ा था। उसकी एक सूरत है और वो ये कि मैं हर वक्त जब्बार के हमजाद को उलझाए रखूं। ऐसी सूरत में ये होगा कि मैं आपके लिए कतई बेकार होकर रह जाऊंगा। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि फिर आप मुझसे कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। हमजाद ने फिक्रमंद लहजे में कहा। तो इसका मतलब है कि ऐसा मुमकिन है? मैंने खुश होकर कहा। जी हाँ, इस बात को जरा वजाहत के साथ यूं भी कहा जा सकता है कि जब्बार का हमजाद एक तरह से उसके लिए बेकार होकर रह जाएगा, मगर उसके साथ साथ मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। हमजाद ने कहा, और अगर मुझे किसी सिलसिले में तुम्हारी जरूरत पेश आ गई तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में यह होगा कि जब्बार का हमजाद भी उसका हर हुक्म सुनने और उसे पूरा करने के लिए आजाद होगा। गोया चोट बराबर की होगी, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। खैर, इस वक्त जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आपका यह सोचना बिल्कुल दुरुस्त है कि अंग्रेजों को मुजाहिदीन की सरगर्मियों से बेखबर रहना चाहिए। हमजाद ने कहा, मुझे फिलहाल सिर्फ एक बात के बारे में बताओ कि अब तक तंजीम से मुतालिक जब्बार ने अंग्रेजों को कुछ बताया है या नहीं? मेरी और कल हिंदुस्तान गिर तहरीक और बैरून मुल्क तंजीम की सरगर्मियों से है। मैंने हमजाद से दरियाफ्त किया। चंद लम्हे हमजाद आंखें बंद किए रहा, फिर उसने कहा, अभी तक तंजीम के बारे में जब्बार ने अंग्रेजों को कुछ नहीं बताया, लेकिन एक और जरिए से तंजीम के बारे में एक खतरनाक बात आला हुकाम तक पहुंच चुकी है,
जो आगे चलकर तंजीम के लिए खतरा बन सकती है अगर बर वक्त उसे रोका ना गया। मैंने बेताबी से पूछा, ऐसी क्या बात है? तंजीम के कुछ नौवारद अफराद जो बंगाल ही के एक जिले से सरहद के लिए रवाना किए गए हैं। याद रखा जाए कि सरहद आजकल खैबर पख्तूनख्वा को कहते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के इलाके में है। सरहद से इलाके के लिए रवाना किए गए और जिनकी तरबियत पर जरूरी तवज्जो सिर्फ नहीं की गई, उन्हें पानीपत जिला करनाल में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का सबब, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, काम तरबियत ही कहा जा सकता है, वरना वो इतनी आसानी से गिरफ्तार ना होते। जितना अरसा तरबियत की जरूरत थी उससे कुछ पहले ही बंगाल के जिला के अमीर ने फारिग कर दिया। इसलिए उनसे कुछ ऐसी मुश्तबा हरकत सरजद हुई कि एक पठान पुलिस सार्जेंट गजा खान को उन पर शक हो गया कि ये लोग ग्रैंड ट्रंक रोड से आने वाले मशरकी सूबों के लोग हैं। सार्जेंट के जज्बा तजस्सुस को हरकत हुई और उसने पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। सार्जेंट की बात का वो कोई मुनासिब जवाब न दे पाए और घबरा गए। सार्जेंट ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जब उन मुजाहिदीन को मालूम हुआ कि सार्जेंट मुसलमान है तो उनसे एक और गलती सरजद हो गई। उन्होंने सार्जेंट से कहा कि वो भी उनके इस नेक मकसद में शामिल हो जाएं। जाहिर है कि ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। सार्जेंट ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया क्योंकि वो एक इंतहाई लालची और दुनियादार शख्स है। उसे तवक्को है कि वो इन लोगों को अपने आकाओं के सामने पेश करके एक और साजिश की सबूत की निशानदेही करके इनाम इकराम और अपने ओहदे पर तरक्की पाएगा। एक इंतहाई खतरनाक बात है कि अगर अंग्रेजों के कानों में भनक पड़ गई और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी तो तमाम मामला खुल जाएगा, क्योंकि डोर का एक सिरा उनके हाथ आ चुका है। हमजाद ने मुझे तफसील से आगाह किया। लेकिन तुम्हारे बकौल मामला भी निचली सतह पर है और वो भी सिर्फ एक सूबे के शहर का। क्या इस बात को यहीं के यहीं दबाया नहीं जा सकता? क्या ये मुमकिन नहीं कि आला हुकाम तक ये बात पहुंचे ही ना और निचली ही सतह पर खत्म हो जाए? मैंने बेचैनी से कहा। मेरी बात सुनकर हमजाद ने फिर आंखें बंद की और 3-4 सेकंड बाद आंखें बगैर खोले बुड़बुड़ाया। सार्जेंट गजा खान मुजाहिदीन को लेकर इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अंबाला की अदालत में दाखिल हो रहा है। फिर वो आंखें खोलकर बोला, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर वही फैसला देगा जो आप चाहेंगे। ये कहकर हमजाद गायब हो गया। हमजाद तकरीबन आधे घंटे बाद आया और उसने आते ही मुझे खुशखबरी सुनाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। उसने फैसला देते हुए कहा था कि वो सादा लोग मुसाफिर हैं और उन पर तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। हमजाद से ये खबर सुनकर मेरा दिल खुश हो गया और यकीनन एक बड़ा खतरा बर वक्त एकदम से टल गया। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा खतरा मेरे लिए मौजूद था, जब्बार और उसका हमजाद। मैंने चंद लम्हे सोचकर हमजाद को मुखातिब किया, तुम यहाँ मेरे पास रहते हुए हर वक्त जब्बार के हमजाद पर नजर रखो और जैसे ही जब्बार उसे किसी खतरनाक मिशन पर रवाना करे, फौरन बगैर वक्त जाया किए उसके रास्ते में हायल हो जाओ और उसके मकसद में उसे कामयाब न होने दो। क्योंकि मैं समझता हूं कि मुजाहिदीन की गिरफ्तारी और फिर रिहाई या फरार के बाद अंग्रेज खामोश नहीं बैठेंगे। वो फिर जब्बार से उनके बारे में पूछ गिछ करेंगे और जब्बार अपने हमजाद के जरिए मुजाहिदीन के नए ठिकाने मालूम करेगा। गालिबन तुम मेरी बात बखूबी समझ रहे हो, मैंने हमजाद की तरफ देखते हुए कहा। और उस दिन तकरीबन 4-5 मरतबा हमजाद बस अचानक ही मेरे पास से गायब होता रहा। मुझे जो खतरा था वो सामने आ रहा था। जब्बार ने अपने हमजाद के जरिए 4-5 मरतबा मुजाहिदीन के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर हर मरतबा उसका हमजाद नाकाम रहा क्योंकि उसकी रास्ते में मेरा हमजाद हायल था। मुझे ये सारा इंतजाम करके एक तरफ से कुछ सुकून हो गया। अब कम से कम मुजाहिदीन महफूज हो गए हैं और वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। उस रात नाहिद से मिलने का वादा था, उसी वीरान और गैर आबाद सी इमारत में जिसके नीचे तंजीम के तहखाने थे। हमजाद आधी रात के करीब मुझे लेकर रवाना हुआ, लेकिन अभी उसे चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। जब्बार ने एक मरतबा फिर अंग्रेज हुकाम के कहने पर अपने हमजाद को मुजाहिदीन की तलाश का हुक्म दिया है। इससे पहले कि वो इसमें कामयाब हो जाए, मेरा वहां पहुंचना जरूरी है और उसके लिए मुझे फिलहाल आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा और मैं वहां जाऊंगा। इससे पहले कि मैं उसकी बात का कोई जवाब देता, उसने मुझे एक सरसब्जो शादाब मैदान में उतार दिया जहां करीब ही घने दरख्त और नीम तारेगी थी। मैं आहिस्ता से पेड़ों के दरमियान रेंग गया ताकि कोई देख न लिया जाऊं। मैं तकरीबन 1 घंटे तक वहीं छुपा रहा। उसके बाद हमजाद वापस आया। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या खबर लाए हो? इस मर्तबा उसने काफी कोशिश की कि किसी तरह मेरी पुरस्रार कुव्वतों के हिसार से निकलकर अपनी कुव्वतों को बरूए कार ला सके, क्योंकि जब्बार उसे बार बार हुक्म दे रहा था, मगर आपकी दुआ से मैं उस पर हावी रहा और उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। और अब सुबह तक कोई खतरा नहीं। हमजाद की आवाज सुनाई दी। जब्बार कई रातों का जागा हुआ है, उसके लिए नींद बहुत जरूरी थी
اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ اس وقت ایک عیاش انگریز افسر کے ہمراہ لذت جسم و جاں میں محو ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ حمزاد کو کس طرح قریب بلا سکتا ہے؟ اور حمزاد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم رک کیوں گئے؟ کہو کیا بات ہے؟ ایک موقع اور ملا ہے، جبار کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حمزاد نے سرگوشی کی۔ نہیں، یہ بزدلی ہے۔ میرے اندر کا منتقم انسان جاگ اٹھا۔ اسے تڑپ تڑپ کر مرنا ہوگا، اس کی موت اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اس جواب میں میرے مزاح کو بہت دخل تھا۔ میں نے کچھ عجیب سا مزاج پایا تھا۔ خطرات کے بغیر آسان زندگی گزارنا جسے میری شہرت ہی میں شامل نہ تھا۔ شاید دشمنی کے وجود کے بغیر مجھے اپنی زندگی ادھوری محسوس ہوتی، ورنہ اس رات بھی حمزاد کے کہنے کے مطابق تمام معاملہ ختم ہو سکتا تھا۔ نہ جانے میرے ذہن میں یہ کیا نفسیاتی گرہ تھی جسے میں خود بھی نہ کھول سکا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری زندگی کبھی دشمنوں سے اور خطرات سے خالی نہیں رہی، حالانکہ اگر میں چاہتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ بے خوف زندگی گزار دیتا۔ مجھے لے چلو، میں نے اپنے خیالات کے بھنور سے نکل کر حمزاد کو حکم دیا۔ چند ہی لمحے بعد میں پارک سرکس کی اس کھنڈر میں تھا جہاں ناہید نے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ غالباً باہر ملنے کا وعدہ اس لیے کیا گیا تھا کہ میں ابھی اس میکانزم سے ناواقف تھا جسے تہخانوں میں چھپایا گیا تھا۔ مجھے ایک شکستہ سی دیوار کے پیچھے ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا اور اسی وقت جانی پہچانی سرگوشی سنائی دی۔ تم نے کافی انتظار کرایا، پھر وہ سایہ میرے قریب آ گیا۔ یہ ناہید تھی۔ اس کی آواز کا جادو مجھ میں سوئے ہوئے سارے جذبوں کو جگا گیا۔ اس نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں معذرت چاہتا ہوں ملکہ، مجھے واقعی دیر ہو گئی۔ میں نے دانستہ اسے اس کے اصلاحی نام سے مخاطب کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہو کہ میں اس کے اصلی نام سے واقف ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی ہم تہخانوں میں تھے۔ امیر عبد الرحمان وہاں موجود تھے۔ کل یہاں سے ایک جماعت سرحد کے لیے روانہ کی جانے والی تھی، مگر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس جماعت کا امیر کون؟ کیونکہ امیر عبد الرحمان ایک بااصول آدمی تھے، اس لیے وہ فکر مند تھے۔ اصول یہ تھا کہ نئے مجاہدین کے ہمراہ کسی تجربہ کار اور پرانے مجاہد کو ان کے امیر کی حیثیت سے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک جماعت آج دن میں روانہ کی جا چکی تھی۔ جیسے ہی ناہید میرے ہمراہ داخل ہوئی، امیر عبد الرحمان نے کہا، لو مسئلہ حل ہو گیا۔ میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہ تھا۔ کل جو خدمتگار یہاں سے روانہ ہوں گے ان کی رہبری ملکہ کرے گی اور ملکہ کا کام ذل الرحمان کے سپرد کیا جائے تھا۔ بظاہر تو یہ بڑا معمولی سا فکرہ تھا، مگر اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ناہید اتنی جلدی مجھ سے جدا ہو جائے گی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمارے پاس پرانے اور تجربہ کار خدمتگاروں کی کمی ہے، اس لیے میں نے ملکہ کو یہاں سے ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مگر اس فیصلے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ملکہ خدمتگاروں کو ان کے کام سے لگا کر پھر واپس آ جائے گی، تاکہ وہ اپنا کام دوبارہ سنبھال سکے اور ہمیں تنہا ہونے کا احساس نہ ہو۔ امیر عبد الرحمان کی آواز پھر سنائی دی۔ میں سخت الجھن میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ امیر اگر یہ کہتے کہ میں بھی ناہید کے ہمراہ جا سکتا ہوں تو میرے لیے پریشانی یا فکر کی بات نہیں تھی، مگر انہوں نے تو میرے بارے میں یہیں رہنے اور ناہید کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا حکم دیا تھا۔ کیا ہمارا فیصلہ ملکہ اور ذل الرحمان کو قبول ہے؟ امیر عبد الرحمان نے ہم دونوں کی طرف مڑ کر کہا۔ ذل الرحمان، کیا تمہیں اپنے بھائی عبد الرحمان کے فیصلے سے اختلاف ہے؟ امیر نے میری خاموشی کو محسوس کر لیا۔ امیر کے حکم سے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے بے باطن مردہ دلی اور بظاہر خوش دلی سے کہا، آپ کا فیصلہ خادم کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے اور خادم آپ کا حکم بجا لائے گا۔ آفرین ہو تم پر کہ تم نے اپنے عہدے کو نبھایا، امیر نے کہا۔ اس کے بعد امیر نے کمرے میں موجود 30 نوجوانوں میں سے 20 کو منتخب کیا۔ انہیں ناہید کی رہنمائی میں کل صبح روانہ ہونا تھا۔ ناہید کو کلکتہ سے روانہ ہوئے ابھی صرف 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ میری بےتابیاں بڑھنے لگیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ناہید سے بچھڑے ہوئے صدیاں ہو گئی۔ بار بار مجھے وہ منظر یاد آتا جب میں اسے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ شاید اس نے میری آنکھوں کی نمی کو محسوس کر لیا تھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، شیخ اگر ہم زندہ رہے تو ضرور ملیں گے۔ اس رات میں نے پہلی مرتبہ جانا کہ عشق کی گرمی اور ہوس کی تیزی میں کیا فرق ہے۔ آہستہ آہستہ سلگے جانے میں کیا لذت ہے اور کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ ہاتھوں کی خفیف سی جنبش اور آواز کی ہلکی سی لرزش کے کیا معنی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ جذبات کی شدت سے مجھ سے احتیاط کے سارے تقاضے چھین لیے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، ناہید۔ اسے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی، تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ اور میں ایک دم سٹ پٹا کر رہ گیا۔
وہ ایک ہی لمحے میں جیسے بدل گئی تھی، وہ ایک دم ناہید سے ملکہ بن گئی ہو۔ اس نے مجھے خاموش سر جھکائے دیکھ کر ایک دم میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے تم سے کوئی سوال کیا تھا، جواب دو، تمہیں یہ راز کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر صفاقی تھی۔ پھر میں بڑی مشکل سے اسے یقین دلا پایا کہ میں نے اپنی پراسرار قوتوں سے اس کا اصل نام معلوم کر لیا ہے۔ کافی دیر تک گم سم رہنے کے بعد وہ اصلی حالت پر آئی۔ ناہید سے جدا ہوئے یہ تیسری رات تھی، اور اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ امیر عبد الرحمان سے میں اس سلسلے میں بات کروں گا کہ وہ مجھے بھی سرحد پر جا کر مجاہدین میں شامل ہونے کی اجازت دے دیں۔ لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے 3 دنوں میں خاصی کارگزاری دکھائی تھی۔ اس میں روپے کی فراہمی بھی شامل تھی، اور یہ روپیہ میں نے ہمسات کی مدد سے حاصل کیا تھا۔ یہ کل رات کا واقعہ تھا۔ امیر نے اتنی بڑی رقم دیکھ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے رقم کن ذریعے سے حاصل کی، تو میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ میں نے اس رقم کے حصول کے لیے اپنی پراسرار قوتوں سے کام لیا ہے۔ دراصل کل رات کے واقعہ نے ہی میرا ذہن اس طرح مبذول کرا دیا کہ اگر میں امیر سے یہ کہوں کہ میں سرحد کے آزاد علاقوں میں جا کر مجاہدین کے لیے کام کروں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح میں بر وقت ان کی ہر طرح مدد کر سکتا ہوں، جس میں روپے کی فراہمی بھی شامل ہے۔ رقم بحفاظت سرحد تک بھیجنا بھی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ میں چاہتا تو اس سلسلے میں بھی ان کی مدد کر سکتا تھا کہ ان کے سامنے یہ تجویز پیش کروں، مگر کچھ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ غالباً میرے تحت الشعور میں اس وقت یہی بات رہی ہوگی کہ میں امیر سے سرحد جانے کی اجازت چاہتا تھا، اور اس کا جواز یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح بغیر کسی خطرے کے مجاہدین کو وہی رقم ملتی رہے گی، کیونکہ اگر میں ہمزاد کے ذریعے وہاں رقم بھجوانے کی تجویز رکھتا تو میرے سرحد جانے کا کوئی جواز ہی نہ بنتا۔ میں نے کچھ سوچا تھا، اس کے برعکس امیر عبد الرحمان نے بغیر کسی پس و پیش کے مجھے سرحد جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے وہاں جانے کا وہی جواز پیش کیا جو میں سوچ چکا تھا۔ پھر اس وقت میرے ذہن میں ایک اور خدشے نے جنم لیا۔ اس نے امیر کو مخاطب کیا، انگریز میری جان کے دشمن ہے، اگر آپ نے میرے ہمراہ کچھ نئے خدمتگاروں کو بھی روانہ کیا تو ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر میں تنہا گیا تو بخوبی اپنی حفاظت کر سکوں گا، کیونکہ اس طرح میں اپنی پراسرار قوتوں کو پوری طرح استعمال کروں گا۔ امیر عبد الرحمان نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسی سلسلے پر غور کر رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ نئے خدمتگار روانہ کروں، مگر تم نے جو کچھ کہا وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر تم کب روانہ ہو رہے ہو؟ میں نے کہا، کل رات، اور روانہ ہونے سے قبل میں آپ کی قدم بوسی کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ اس کے کچھ دیر بعد میں پارک سرکس کے خفیہ ٹھکانے سے اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ فلیٹ پہنچتے ہی اپنی مسیری پر دراز ہونے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ اپنے تصور کی قوت سے معلوم کروں اور دیکھوں کہ اس وقت جب کہ میں کل یہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میرا دشمن جبار کیا کر رہا ہے۔ ہر چند کہ میرے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ میں اپنے ہمزاد کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات فراہم کر لیتا، مگر میں نے اس وقت ایسا نہیں کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جبار کا تصور کیا اور اس کا چہرہ سامنے آتے ہی اپنے تصور کا دائرہ بڑھاتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی حسین یا نازک ہاتھ اس کے ہونٹوں کی طرف گلاس بڑھا رہا ہے۔ مجھے جبار کی آنکھوں میں ہوس کی پرچھائیاں نظر آئیں۔ پھر اس نازک ہاتھ کا بکیا جسم کو میں نے دیکھا، وہ ایک پتلی دبلی سی نوجوان حسین لڑکی تھی۔ ہونٹ پتلے پتلے، آنکھیں نہ زیادہ بڑی نہ چھوٹی، رنگ گندمی مگر جسم متناسب۔ جبار ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جبار کے جسم پر انگریزی لباس مجھے عجیب سا لگا، وہ اس لباس میں قطعی مسخرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں شمع دان روشن تھا اور جبار کے سامنے میز پر شراب کی بوتل اور گلاس موجود تھے۔ اب شراب کا گلاس جبار کے ہونٹوں سے لگ چکا تھا۔ اس نے کئی گھونٹ پیے اور منہ ہٹا لیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ دیکھنے کا اہل نہیں تھا۔ میں بے قابو ہونے لگا۔ میرا ماضی ایک مرتبہ پھر میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے ہمزاد کی طرف دیکھا۔ میں اسے یہ حکم دینا چاہتا تھا کہ وہ میرے جسم میں پلنے والی اور میرے وجود کو جھلسا دینے والی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی انتظام کرے، مگر اچانک میری نظروں میں ناہید کا چہرہ گم گیا۔ اس کے ساتھ میرے ذہن میں وہ فکرہ گونج گیا، میں تمہیں یاد رکھوں گی اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھے نہیں بھولو گے۔ میں ہمزاد سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں بڑبڑایا، ناہید، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، میں صرف تمہارا ہوں، جس طرح تم میری ہو صرف میری۔ نہ جانے کتنی دیر عشق اور ہوس کی جنگ جاری رہی اور آخرکار عشق فتح یاب ہوا۔ میں صبح سو کر اٹھا تو با وفا تھا، کیونکہ میری آغوش خالی تھی۔ جبار نے اس دن بھی کئی بار کوشش کی کہ اپنے ہمزاد کے ذریعے مجاہدین کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، اور اسی لیے تمام دن میرا ہمزاد بہت کم میرے پاس رہا۔
जब्बार उस दिन भी अपने मकसद में कामयाब ना हो सका, क्योंकि मेरे हमजाद की कोशिशें रंग लाई थी। अंधेरा फैलते ही मैं मुस्तकबिल के अंदेशों में और वसवसों में खो गया, क्योंकि मुझे आज ही रात एक अनदेखे माहौल में पहुंचना था। कुछ रात गुजरते ही मैं अब्दुर्रहमान से मिलने पार्क सर्कस के लिए रवाना हो गया। हस्बे वादा वहां मौजूद थे। मेरे पहुंचते ही उन्होंने एक सरबंद लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से रवाना होकर सबसे पहले थानेसर पहुंचना है। तुम वहां जाकर पीर और खलीफा से मिलोगे, उनका पता लिफाफे पर तहरीर है। और हाँ सुनो, तुमने परसों जो रकम फराहम की थी वो भी तुम्हें पीर और खलीफा साहब को पहुंचानी है। तुम ये लिफाफा और रकम उन्हें दोगे, वो रकम सरहद अपने जरिए से पहुंचा देंगे। उनके बारे में तुम्हारा इतना जान लेना काफी है कि वो हमारी तंजीम के बड़े अमीरों में से एक है। वो मेरा खत पढ़ने के बाद तुम्हें एक खत अमीर बाबू खान के लिए देंगे, जो तुम सरहद पहुंचकर उन्हें दोगे। अमीर बाबू खान तुम्हें आजाद इलाके के एक मकाम मलका में मिलेगा। गालिबन तुम मेरी बात पूरी तरह समझ चुके हो। अमीर अब्दुर्रहमान मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखकर कहा, जी हाँ, मैं अच्छी तरह तमाम बात समझ चुका हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर कुछ देर के बाद खुर्दो नोश से फारिग होकर अमीर अब्दुर्रहमान ने मुझे गले लगाकर रुखसत किया तो मुझे बड़ा सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, खुदा तुम्हारा हाफिज और नाजिर हो। जिल्लुर्रहमान, खुदा हाफिज। फ्लैट वापस आकर हमजाद ने मुझे मशवरा दिया कि सुबह होने से कुछ पहले यहाँ से रवाना हो जाए, ताकि थानेसर ठीक फजर की नमाज के बाद पहुंचा जा सके, क्योंकि उसकी मौजूदगी में सफर इंतहाई मुख्तसर था। फिर उसकी इतलात के मुताबिक पीर और खलीफा फजर की नमाज पढ़कर अपने मकान के बैरूनी कमरे में तन्हा होते हैं, और यही वो वक्त है जबकि तंजीम के ज्यादातर अफराद उनसे मुलाकात करते हैं। ये वक्त सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों के लिए मखसूस है। सूरज निकलने से पहले पहले वो तमाम जरूरी अहकामात सादिर कर देते हैं। मैंने हमजाद की बात से इत्तफाक किया और उससे ये कहकर सो गया कि मुझे सुबह से पहले जिस वक्त भी यहाँ से जाना हो जगा दे। वक्त अब बहुत थोड़ा रह गया है, जल्दी कीजिए। जागते ही मैंने हमजाद का ये फिक्रा सुना। मैं उठकर बैठ गया, क्योंकि पहले ही कच्ची नींद सोया था। हमजाद ने रवाना होने से पहले मुझे बेहोश कर दिया, क्योंकि सफर खासा लंबा और तवील था और रास्ता भी जल्दी तय करना था, जिसके लिए तेज रफ्तारी लाजमी थी। कलकत्ता से रवाना होकर पंजाब के कस्बे थानेसर पहुंचना था। अगर वो मुझे होश में रहने देता तो मेरे हवास इस तेज रफ्तारी को बर्दाश्त न कर पाते। मुझे जब होश आया तो मैंने खुद को बिल्कुल एक नई और अजनबी जगह पर महसूस किया। मैं एक बड़ी सी पुरानी हवेली के सामने खड़ा था, जिसके सामने वाले हिस्से में बड़ा सा लकड़ी का फाटक था। उसी फाटक में एक तरफ छोटा सा दरवाजा भी था। मैंने हमजाद की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आप थानेसर पहुंच चुके हैं और इस वक्त पीर और खलीफा की हवेली के रूबरू खड़े हैं। ये कहकर उसने रुपयों का भारी थैला मुझे थमा दिया। मैं अपनी बैसाखियां और उस थैले को बमुश्किल संभालता हुआ आगे बढ़ा। हमजाद मुझे सहारा दिए हुए था, वरना मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाता। मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर दस्तक दी। चंद ही लम्हे बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान का चेहरा नजर आया। वो निहायत शाइस्ता लहजे में बोला, आपको किससे मिलना है जनाब? पीरो खलीफा से, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। नौजवान ने फौरन कहा, तशरीफ लाइए, और रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। अंदर दाखिल होकर बाएं जानिब के कमरे की तरफ नौजवान ने मेरी रहनुमाई की। कमरे में दाखिल होकर मैंने देखा कि एक शख्स रहल पर कुरान शरीफ रखे दुआ मांगने के लिए हाथ बुलंद किए हुए था। उसके सुर्खों सफेद चेहरे पर दाढ़ी बहुत भली लग रही थी। उस शख्स की उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 26 या 27 साल से ज्यादा नहीं होगी, मगर उसके चेहरे पर बला का तकद्दुस था। वो एक चौकी पर बैठा हुआ था, जिसके सामने मोंडे बिछे हुए थे। नौजवान के इशारे पर मैं एक मोंडे पर बैठ गया। मैंने अंदाजा लगाया कि उस शख्स का नाम पीरो खलीफा है, और यकीनन ये भी इसका असली नाम नहीं बल्कि इस्लाही नाम है। चंद ही लम्हों बाद उस शख्स ने दुआ मांगकर कुरान करीबी मेहराब पर रख दिया, जहां अगरबत्तियां जल रही थी। अभी पूरी तरह सुबह का उजाला नहीं फैला था, इसलिए कमरे में लालटेन भी रोशन थी। पूरे कमरे का माहौल मेरे लिए मुतासिर कुन था। उस शख्स ने बजाय मेरे उस नौजवान की तरफ सवालिया नजरों से देखा जो हमें लेकर यहाँ आया था। नौजवान, गालिबन उस शख्स का मिजाज आशना मालूम होता था, फौरन बोला, ये मोहतरम अजनबी पीरो खलीफा से मिलने आए हैं। गालिबन इस बात का इशारा था कि आने वाला तंजीम से मुतल्लिक कोई शख्स है, वरना उनका इस्लाही नाम ना जानता। ये सुनते ही उस शख्स ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और बड़ी गर्मजोशी का मुजाहिरा करते हुए बोला, पीरो आपको खुशामदीद कहता है। मैंने बगैर वक्त जाया किए अमीर अब्दुर्रहमान का दिया हुआ लिफाफा पीरो खलीफा को थमा दिया। उन्होंने फौरन लिफाफा चाक करके अमीर का हाथ पढ़ा और फिर मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा, जैसे आंखों ही आंखों में उन अल्फाज की सच्चाई का अंदाजा लगाना चाहते हो जो गालिबन मेरे बारे में अमीर अब्दुर्रहमान ने लिखे थे। फिर वो नौजवान से मुखातिब हुए,
अब्बास, हमारे जिल्लुर रहमान बहुत दूर दराज से चलकर आए हैं, इनके नाश्ते और क़याम का इंतजाम किया जाए। मैंने कहा, इस तमाम तकल्लुफ की जरूरत नहीं जनाब, मुझे अभी यहाँ से रवाना हो जाना है। ये कहकर मैंने रुपयों से भरा हुआ थैला उन्हें थमा दिया। क्या आप मुझे मेजबानी का शर्फ नहीं बख्शेंगे? पीरो खलीफा ने शाइस्तगी से कहा। हर चंद के मेरे लिए बाइसे सआदत है, मगर मुझे जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना है, मैंने भी नरमी से जवाब दिया। फिर कुछ ही देर बाद मैं पीरो खलीफा का खत अमीर बाबू खान के लिए लेकर सरहद के लिए रवाना हो रहा था। गालिबन अमीर अब्दुर्रहमान ने मेरे बारे में तमाम तफसील लिख दी थी, इसलिए उन्होंने मेरी बेसुरा समानी पर किसी किस्म की हैरत का इजहार नहीं किया और ना ही पेशकश की कि वो बाहिफाजत मुझे सरहद तक पहुंचा देंगे। अभी सुबह का धुंधलका फैला ही था। आबादी से निकलते ही एक बार फिर मुझे बेहोश होना पड़ा। बेहोश होने से कबल मैं हमजाद को बता चुका था कि मुझे मलका पहुंचना है। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को एक पहाड़ी चट्टान पर पाया। अब सूरज तुलू हो चुका था और हर तरफ सुबह की किरणें पहाड़ों पर मचलने लगी थी। तो तुम मुझे मलका ले आए, मैंने मुस्कुराकर हमजाद की तरफ देखकर कहा। जी हाँ, इस चट्टान के बाएं तरफ मलका की बस्ती है। वहां पहुंचकर अमीर बाबू खान से मिलना कोई ऐसा दुश्वार मरहला नहीं। मुझे उसी वक्त जब्बार की खबर लेनी है। वो फिर हाथ पैर मारने का इरादा रखता है। मैं जल्द लौटने की कोशिश करूंगा, आप इत्मीनान रखिए। हमजाद ने मुझे इजाजत तलब नजरों से देखा और मैंने उसे इजाजत देकर अपनी बेसाखियां संभाल ली। मैं बहुत संभल कर चट्टान से उतरा और पथरीले ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरता दाएं जानिब कुछ फासले पर बनी हुई एक बड़ी सी दीवार की तरफ बढ़ा, जो किसी बहुत बड़े से किले की दीवार महसूस हो रही थी। लेकिन उसके करीब पहुंचकर मेरे ख्याल की तरदीद हो गई। दरअसल ये था कि ये तमाम मकानों की दीवारें एक दूसरे से मिली हुई थी और ये मकान कमान की सूरत में बहुत दूर तक तामीर थे, जिनके बारे में मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि इस तरह क्यों तामीर थे। ये एक तरह का हिफाजती इक़दाम था कि अगर कोई बैरूनी कबीला या दुश्मन आबादी पर हमला करे तो इस तर्ज तामीर से फायदा उठाया जा सके। और मकान के बीचों बीच बड़ा सा मजबूत फाटक था जिससे गुजरकर आबादी में दाखिल हुआ जा सकता था। फाटक उस वक्त तक खुला हुआ था। अमीर खान बाबू तक पहुंचने में मुझे ज्यादा दिक्कत पेश न आई। उस शख्स ने मुझे पहली ही नजर में मुतासिर किया। उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी जलाल और जमाल की मिली जुली कैफियत थी, जैसे धूप और साया एक जगह जमा हो गए हों। वो एक सादा से मकान में रिहाइश पजीर थे, मगर उसकी सादगी में भी बड़ा रख रखाव था। वो पीरो खलीफा का खत पढ़ने के बाद बड़ी मोहब्बत से मिले और बोले, तो तुम्हें हमारे अब्दुर्रहमान ने भेजा है। उनके लहजे में बला की मोहब्बत थी, जैसे अमीर अब्दुर्रहमान से कोई खास लगाव रहा हो। और ये हकीकत भी थी, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि अमीर अब्दुर्रहमान और अमीर बाबू खान हम वतन थे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे बारे में हमें बहुत बड़ी अजीब बातों से आगाह किया गया है। गालिबन वो सारी बातें हमारे लिए मुफीद होंगी। तुम यहीं हमारे पास रहोगे, बराबर वाला कमरा तुम्हारे लिए खाली करा दिया जाएगा। मैं सर झुकाए खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा और इस बात का मुंतजिर रहा कि वो अपनी बात खत्म कर लें तो मैं अपने दिल का सवाल उनसे करूं। आखिरकार मैंने वो सवाल कर ही दिया जिसके लिए बहुत देर से बेचैन था। वो बंगाल ही से एक काफिला मलका की रहबरी में रवाना हुआ था। क्या वो पहुंच गया है? नहीं, बंगाल से कोई काफिला तकरीबन 15 दिन से नहीं आया। वैसे हम तवक्को रखते हैं कि वो आएगा, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई, पर कुछ देर बाद खुद ही अपनी अकल पर मातम करने को जी चाहा, क्योंकि उस जमाने में कलकत्ता से सरहद तक का सफर इतना आसान नहीं था कि कोई काफिला इतनी जल्दी पहुंच जाए। मेरी किस्मत भी अजीब थी। यहाँ पहुंचकर भी मुझे नाहिद की जुदाई ही बर्दाश्त करनी पड़ी, जिसके लिए मैंने इतनी दूर दराज का सफर किया था। बहरहाल मुझे अब नाहिद के पहुंचने का इंतजार था। मलका बस्ती की बेशतर आबादी मुजाहिदीन पर मुश्तमिल थी और बाकी आबादी मकामी पठानों की थी। आबादी खासी घनी थी। मलका बस्ती महाबन के मगरबी हिस्से में स्थाना के मशहूर मकाम से तकरीबन 35 मील के फासले पर वाक़या है। स्थाना मुद्दत से सादात स्थाना की मलकियत चला आ रहा है, लेकिन अंग्रेजों और उनके हलीफों की रेशा दवानियों के सबब सादात को स्थाना से हाथ धोने पड़े। स्थाना की तबाही के बाद शहजादा मुबारक शाह और उसका भाई इमरान शाह मलका बस्ती आ गए, क्योंकि सरहद में मुजाहिदीन को सादात स्थाना की पुष्ट पनाही हासिल थी। इसलिए वो भी सादात के हमरा अब मलका बस्ती ही में मुंतकिल हो चुके थे और मलका बस्ती की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान से मुजाहिदीन की आमद का तांता बंधा हुआ था, जो हिंदुस्तान के गोशा गोशा में जमा होकर सरहद में इकट्ठे हो रहे थे। इन हालात को देखते हुए वहां वालिय टौनक वजीर दौला ने 7,000 की रकम मुजाहिदीन को इसलिए फराहम की
کہ وہ مجاہدین کی آبادی کے لیے کوئی قریبی زمین یا گاؤں خرید لیں۔ جب پہلی وادی میں جگہ نہ رہی تو ایک نئی آبادی قائم کی گئی جو پہلے سے متصل تھی۔ ملکہ بستی پہاڑ کے شمالی برآمدہ چٹان پر ایک سب سے بلند سطح پر واقع ہے۔ یہ ان پہاڑوں میں تمام مقامات سے بڑا تھا۔ ان میں بہت سی عمارتیں تھیں اور انہی میں بارود خانہ بھی تھا۔ کوئی باقاعدہ قلعہ بندی کا انتظام تو نہ تھا، لیکن جس طرح پچھلے دروازے بھی مل کر ایک مسلسل خط مدافعت بناتے تھے، باہر کے پھاٹک پر بھی ایک مینارہ بھی تھا۔ ملکہ بستی میں نوبتیں تو نہیں بجائی جاتی تھی، لیکن یہاں امیر بابو خان کے فیض سے ہر گھر میں ذکر خدا ہوتا تھا اور اسی ذکر سے ساری آبادی معمور تھی۔ دین حق کے ارکان کی پابندی ہوتی تھی۔ غلط اور غیر مشروع رسموں کا دروازہ بند تھا اور اس کے علاوہ یہاں ہر قسم کا سامان جنگ مہیا کیا جاتا، مثلاً بارود، گولے، توپیں، بندوقیں، بھالے، کمان، تیر، تلواریں، گنڈاسے، ڈھالیں، اسلحہ خانہ۔ اس کے علاوہ تھا بازازامی کا انبار جدا تھا، غلے کا گودام الگ تھا۔ شہزادہ مبارک شاہ ہر طرح مجاہدین کے ساتھ تھا اور اس پر مجاہدین اور ان کے امیر کو پورا بھروسہ تھا۔ امیر بابو خان خود بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود اپنی نگرانی میں مجاہدین کی جنگی تربیت کر رہے تھے۔ یہاں کی دنیا ہی الگ تھی۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا جیسے یہ سب کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی۔ میں اس ملکہ بستی کے پورے حالات سے باخبر اور اس کے محل وقوع اور جغرافیائی حدود کو سمجھنے، وہاں کے لوگوں کا طرز رہن سہن اور ان کا جوش و خروش اور رسم و رواج جاننے میں ایسا محو ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ 4-5 دن کیسے گزر گئے، اور غالباً مجھے ملکہ بستی آئے ہوئے وہ 8ویں یا 9ویں صبح تھی جب میرے دل کو بہار کے خوشنما جھونکوں نے چھوا۔ مسرتوں اور خوشبوؤں کی وہ صبح آئی تو ملکہ میں جیسے بہار آ گئی۔ ملکہ وہاں اپنا قافلہ لے کر پہنچی۔ مجھے خبر ملی تو میں دیوانہ وار پھاٹک کی طرف بھاگا۔ ابھی میں وہاں تک پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ پھاٹک سے گزر کر ایک قافلہ آبادی میں داخل ہوا۔ ایک گھوڑے کی لگام تھامے آگے آنے والے اس جسم کی حرکات سے میں نے پہلے ہی شناخت کر لیا تھا کہ وہ میرے دل کی ملکہ ناہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ملکہ مجھے اس بستی میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ جب مجھے اور اسے پہلی بار تنہائی ملی تو میرا جی چاہا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لوں اور اسے ان جدائی کے لمحوں کی ساری کہانی سنا دوں جو میں نے اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر گزارے۔ مگر وہ رضیہ نہیں تھی، ماپارا نہیں تھی، نرگس نہیں تھی، وہ ان تمام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ میں اس کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ملاقات عجیب تھی، نہ اس نے کچھ کہا نہ میں نے، مگر میں نے جیسے اسے سب کچھ کہہ دیا۔ میرے روز و شب ناہید کے ساتھ مل کر تنظیم کے لیے کام کرنے لگے۔ اس عرصے میں ناہید نے مجھے بندوق چلانا بھی سکھا دی۔ نہ صرف خود میں تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا بلکہ میں نے حمزاد کے ذریعے بھی وہی کافی اسلحہ جمع کرا دیا تھا، اور اس وقت بھی حمزاد ایک ایسے ہی مشن پر گیا ہوا تھا۔ میں اور ناہید ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھے تھے، آنے والے لمحوں کی صفاقی اور بے رحمی سے بے خبر۔ وہ دن ہی رات ہی بڑی عجیب تھی کہ میں جبار کے وجود کو قطعی فراموش کر بیٹھا تھا۔ ایک آدھ بار مجھے حمزاد نے کہا بھی کہ میں اسے اپنے کاموں میں مصروف نہ رکھوں تاکہ وہ جبار کی حرکتوں پر بھی نظر رکھ سکے اور اس کا راستہ بھی روک سکے، مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ حمزاد نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ جس دوران وہ میرے کسی کام میں مصروف ہوگا اس دوران جبار بھی اپنے حمزاد کو مصروف رکھ سکتا ہے، مگر میرے اب تک کے تجربے یا اتفاق نے یہ ثابت کیا تھا کہ جبار ہمارا اور ہماری تنظیم کا کچھ نہ بگاڑ پایا، یہاں تک کہ وہ تنظیم کے بارے میں کچھ معلوم کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس لیے میں اس کی طرف سے بے فکر تھا اور یہ سب سے بڑی بھول تھی میری۔ حمزاد اسلحہ خانے میں بندوقیں پہنچا کر میرے پاس آیا اور ابھی اسے آئے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ وہ ایک دم زور سے چونک پڑا۔ میں نے دیکھا اس سے پہلے اس نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی۔ یقیناً اس نے جبار اور اس کے حمزاد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہوگی کہ اس طرح غیر متوقع طور پر چونکنے سے میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ حمزاد کے لہجے میں انتہائی رنج اور غم تھا، کہنے لگا کاش میں آپ کو یہ منحوس خبر نہ دیتا۔ میں نے کہا کچھ کہو تو۔ میرے لہجے میں خوف تھا، میری آنکھیں ہر طرف خون ہی خون بکھرا دیکھ رہی ہیں، یہاں آگ اور خون کا کھیل شروع ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری احتیاطیں خاک میں مل گئیں۔ جبار نے اپنے حمزاد کے ذریعے تنظیم سے متعلق ایک ایک بات معلوم کر لی ہے اور تمام اطلاعات انگریزوں کو فراہم کر دیں۔ اس وقت تمام ہندوستان میں ایک تار برقی کے ذریعے انگریز اعلیٰ حکام ایک دوسرے کو تنظیم کے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے گورنر جنرل اور وائس رائے لارڈ ایلجن کو تمام حالات سے باخبر کیا جا چکا ہے۔
और ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ। तुम्हें यकीनन धोखा हुआ है। एक बार फिर मालूम करो, फिर मालूम करो। मैं ये खबर सुनकर वहशतनाक अंदाज में अपने हवास खो बैठा और नाहिद मेरे दोनों शाने पकड़कर झंझोड़ रही थी और कह रही थी, क्या हुआ, आखिर क्या बात है। और हमजाद इंतहाई दुख से मुझे बता रहा था, वही हकीकत है जो मैंने आपसे कहा था, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। तमाम हिंदुस्तान में जहां जहां तंजीम के मराकज हैं, उन सब के बारे में ना सिर्फ आला हुकाम बाखबर हो चुके हैं, बल्कि गवर्नर जनरल तक के इल्म में सब कुछ आ चुका है। ये भी कि तंजीम ना सिर्फ अंदरूने मुल्क सरगर्म है, बल्कि बैरूने मुल्क भी यहाँ मलका बस्ती में भी बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के खिलाफ जंगी तैयारियां हो रही हैं। मैं तकरीबन चीख कर बोला, क्या उन्हें यह भी पता चल गया? जी हाँ, वो तंजीम के अगराज़ो मकासिद और तमाम लाहे अमल से वाकिफ हो चुके हैं और तंजीम के आइंदा मंसूबे भी उन्हें पता चल चुके हैं, हमजाद ने कहा। मगर ये सब कुछ तो बहुत होलनाक है, बहुत होलनाक, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमजाद ने यह कहकर सर झुका लिया। मेरे जहन में उस वक्त हमजाद के कहे हुए ये फिक्रे गूंज रहे थे जो उसने कुछ देर पहले कहे थे। मेरी आंखें हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ देख रही हैं। यहाँ आग और खून का खेल शुरू होने वाला है। मुझे बदहवास देखकर नाहिद भी घबरा गई। गालिबन वो अंदाजा लगा चुकी थी कि कोई अहम और खतरनाक बात है जिसने मुझे परेशान कर दिया है। वो मेरे साथ रहते हुए कुछ अरसे में ये तो जान चुकी थी कि मेरे कब्जे में कोई पुरस्कार ताकत है। उसने सिर्फ वो लफ्ज सुने थे जो मैंने अपनी जुबान से अदा किए थे। हमजाद ने मुझसे कहा था, वो इससे बेखबर थी। उसने यकायक मेरे दोनों कंधे पकड़े और झंझोड़े। वो इंतहाई परेशान और मुस्तरिब नजर आ रही थी। शेख, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि क्या बात है? उसकी आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में झंझलाहट थी। मैंने जो कुछ जाना है काश ना जानता, जो कुछ सुना है काश ना सुना होता, और जो कुछ तुमसे कहने वाला हूं काश ना कहता। मैंने खोए खोए लहजे में नाहिद की बात का जवाब दिया। फिर उसके चेहरे के बदलते हुए तासरात पर नजरें जमाते हुए बोला, हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए। इतना कहकर मैं फिर खामोश हो गया। दरअसल मैं नाहिद को वो होलनाक खबर सुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, क्योंकि मैं उसे जो कुछ बताने वाला था वो कोई मामूली बात नहीं थी। इससे सैकड़ों इंसानों की जिंदगी और मौत वाबस्ता थी। क्यों तबाह हो गए? किसने तबाह कर दिया? तुम कुछ कहोगे भी या मुझे उलझाते ही रहोगे? नाहिद के लहजे में झंझलाहट थी। और फिर मैंने नाहिद को वो सब कुछ बता दिया जो मुझे हमजाद ने बताया था। वो सांस रोके मेरी एक एक बात सुनती रही। मैं बात खत्म कर चुका था, मगर वो अभी तक गुमसुम बैठी थी, जैसे वो भी इस आस पास बिखरी हुई चट्टानों का एक हिस्सा हो। फिर वो एकदम तेजी से उठी, जैसे उसमें अचानक जिंदगी के आसार पैदा होने शुरू हुए। मैंने देखा उसका चेहरा सुर्ख हो गया, उसके हाथों की मुट्ठियां भींची गईं। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे शेख, और तुम देखोगे कि हमारा लहू हमारी एड़ियों पर नहीं, हमारे पंजों पर गिरेगा। चलो, उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़कर कहा। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें इसी वक्त ये तमाम इतलात अमीर तक पहुंचा देनी चाहिए। करीब ही मेरी बैसाखियां पड़ी थी। मैं उन्हें संभालता हुआ उठा और एहतियात के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। मेरे जिस्म का सारा बोझ नाहिद संभाले हुए थी। मैं अगर चाहता तो यह भी मुमकिन था कि हमजाद मुझे पहाड़ी से चश्मे जदन में नीचे पहुंचा देता, मगर मैंने ये नहीं चाहा, क्योंकि मैं इस तरह नाहिद के जिस्म की खुशबू और लम्स से महरूम हो जाता। तमाम उलझनों, वसवसों और अंदेशों के बावजूद नाहिद के वजूद की खुशबू मेरे हवास पर छाई हुई थी। पहाड़ों से उतरकर ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से गुजरते हुए नाहिद ने एक बार फिर मुझे मुखातिब किया। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारी मालूमात के जरिए क्या हैं, लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या तुम्हें इन बातों पर यकीन है जो तुमने मुझे बताई हैं? मैंने कहा, कतई, बिल्कुल इसी तरह मुझे यकीन है जैसे कि इस वक्त तुम मेरे साथ चल रही हो और अभी चंद घंटे पहले सूरज तलू हो चुका है। मैंने मजबूत लहजे में कहा। ठीक है, मुझे तुमसे और कुछ नहीं पूछना, मुझे तुम्हारी बात पर एतमाद है और यकीनन अमीर भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं, नाहिद ने कहा और तेज तेज कदम उठाती मेरे आगे आगे चलने लगी। मुझे उसका साथ देने के लिए अपनी ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमजाद मेरे साथ था। नाहिद जोश में शायद ये भूल बैठी कि मैं अपनी माजूरी के सबब उसकी तेज रफ्तारी का साथ नहीं दे सकूंगा, मगर वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती। फिर न जाने क्या सोचकर उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। मेरी रफ्तार बदस्तूर थी। जल्दी मैं उसके नजदीक पहुंच गया। मुझे एक अपने करीब पाकर उसने अजीब से दुख भरे लहजे में कहा, उस वक्त जब कि हम यहाँ कतई महफूज हैं और हमारे पास तादाद कम होने के बावजूद असला है जिससे हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, मुझे उन लोगों का ख्याल सता रहा है
जो मौत के मुंह में वो लोग अंदरूने मुल्क रहकर तंजीम के लिए काम कर रहे हैं। उनकी हैसियत तो बिल्कुल दांतों के दरमियान जुबान जैसी है। वो हर तरह अंग्रेजों की दस्तरस में है। इस वक्त वो यकीनन लोग अंग्रेजों की वहशत और बर्बरियत का शिकार हो रहे होंगे। मेरी आंखों में उसी वक्त अमीर अब्दुर्रहमान का लहू लुहान जिस्म घूम गया। दरिंदे उनके खून में अपने तेज और नोकीले नाखून तार चुके होंगे। मेरे सामने एक एक चेहरा आ रहा था। शेख, क्या तुम मेरा दुख महसूस कर सकते हो? ये कहते हुए नाहिद की आवाज में कुछ भारीपन आ गया। ऐसा नहीं है, मुझे हमजाद की आवाज सुनाई दी। नाहिद का ख्याल गलत है। फिर हकीकत क्या है? मैंने हमजाद से पूछा। तुमने मुझसे कुछ कहा शेख? ये नाहिद की आवाज थी। नहीं, दरअसल मैं तुम्हारे खदशात की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हें असली सूरत हाल और वाकयात से आगाह करता हूँ। ये कहकर मैं फिर हमजाद की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो उसी का मुंतजिर था कि नाहिद से गुफ्तगू खत्म हो तो वो मुझसे खर्म कलाम हो। हमजाद के होठों को हरकत हुई। ये सही है कि बरतानवी हुकूमत अंदरूने मुल्क मुजाहिदीन के तमाम ठिकानों से वाकिफ हो चुकी है, मगर उनकी सरगर्मियों से अंदाजा होता है कि अंग्रेजों को अंदरूने मुल्क मुजाहिदीन की मुख्तसर तादाद से कोई खतरा नहीं। और ऐसी सूरत में जबकि मुजाहिदीन मुख्तलिफ शहरों में बटे हैं, उन्हें सबसे बड़ा खतरा बैरूने मुल्क आज़ाद इलाकों से है, जो मुजाहिदीन का असल मरकज है और जहां मुजाहिदीन फौजी नौयत की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जो मुस्तकबिल में उनके लिए बड़ी मुसीबत का पेश खैमा हो सकते हैं। वो इस फितने को इसी सतह पर ख़त्म करना चाहते हैं। अंदरूने मुल्क मुजाहिदीन को भी वो माफ़ करने का इरादा नहीं रखते, बल्कि उनसे निमटने के मुतालिक भी वो अच्छी तरह सोच चुके हैं, लेकिन उन पर उस वक्त हाथ डालना चाहते हैं जब वो मलका और अस्थाना में पनाह लेने में मुजाहिदीन की सरकोबी कर दें। वायसराय हिंद लॉर्ड एल्जन सख्त कमीना और मुतअस्सिब अंग्रेज है। ख़ास तौर पर वो मुसलमानों का सख्त मुखालिफ है। वो फौरन लाहौर रवाना होने वाला है, जहां वो पंजाब के गवर्नर सर रॉबर्ट मंटगमरी से मिलकर कोई मंसूबा बनाना चाहता है। वायसराय तमाम मामले में बजाते खुद दिलचस्पी ले रहा है। उसका मंसूबा यह है कि मुजाहिदीन को आज़ाद इलाकों में तबाह बर्बाद करने के बाद अंदरूने मुल्क चुन चुन कर ख़त्म कर दिया जाए। हमजाद मुझे पूरी तफसील से आगाह करके खामोश हो गया। हमजाद से सुनी हुई तमाम गुफ्तगू मनो अन मैंने नाहिद को बता दी। अब हम बस्ती का बड़ा दरवाजा पार करके सामने बने हुए मकानात की तरफ बढ़ रहे थे, जिनमें से एक मकान में अमीर बाबू खान का क़याम था। नाहिद ने मेरी बात सुनकर खुदा का शुक्र अदा किया। पहली आजमाइश हमारी है और इंशाल्लाह हम इस आजमाइश में पूरे उतरेंगे, नाहिद ने कहा। मैं और नाहिद बहुत जल्द उस मकान तक पहुंच गए जहां अमीर बाबू खान के अलावा मेरा और नाहिद का क़याम था, लेकिन हमारी तवक्को के खिलाफ अमीर उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। मकान का सदर दरवाजा ताला नहीं लगा था। हम दरवाजे से गुजरकर अंदर कमरे में पहुंच चुके थे और उस वक्त हम उस कमरे में थे जहां अमीर बैठते थे। तुम यहाँ बैठो, मैं अमीर को इतला भेजती हूँ। मुमकिन है कि वो असला खाने की तरफ निकल गए हों, नाहिद ने मुझे कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गया और दीवार से कमर लगाकर आंखें बंद कर ली। मेरे जहन में इस वक्त ख्यालात तेजी से गर्दिश कर रहे थे कि अगर वाकई अंग्रेजों ने मलका बस्ती पर हमला कर दिया तो क्या होगा। मैं सोच रहा था, लेकिन एक आज़ाद इलाके पर हमला करने का उनके पास क्या जवाब है? मेरे जहन ने खुद मुझसे सवाल किया, जब वो हमला करने का इरादा ही कर चुके हैं तो जवाब भी ढूंढ लेंगे। मेरा जहन खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब देता। मैं अब आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहूंगा। अचानक मेरे कानों से हमजाद की आवाज टकराई, जिसे सुनकर मैं उछल पड़ा। मैं अपने ख्यालों में इसी तरह खोया हुआ था कि हमजाद के वजूद को भूल बैठा था। मगर तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों? मैंने हैरत के लम्हे से निकलकर उससे पूछा। आप गालिबन ये भूल गए कि मैं हर वक्त आपके हमरा किस लिए रहना चाहता था। अब इसकी जरूरत नहीं रही। अंग्रेज इस बात से वाकिफ भी हो जाएंगे कि आप कहाँ हैं, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अब बरतानी हुकूमत की हदूद से बाहर और उनकी दस्तरस से दूर हैं। उसके अलावा ये कि अब हालात इस मोड़ पर आ चुके हैं कि जहां एक एक कदम निहायत एहतियात से उठाना पड़ेगा। मैं आपके साथ हर वक्त इसलिए था कि जब्बार अपने हमजाद के जरिए ये मालूम ना करा सके कि आप कहाँ छुपे हैं, मगर अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब इस बात की ज़रूरत है कि मैं हर वक्त जब्बार के हमजाद के करीब रहूं और उसे जब्बार का कोई हुक्म बजा ना लाने दूं जो हमारे हक में मुसीबत लाए। इसलिए कि अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि वायसराय लॉर्ड एल्जन ने हकामात जारी किए हैं कि कलकत्ते के कुछ आला अंग्रेज हुकाम जब्बार को साथ लेकर फौरन उससे मिलें। वायसराय की ख्वाहिश ये है कि उन पुरस्रार कुव्वतों को मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। जाहिर है कि ये हमारे लिए खतरनाक होगी बात, इसलिए मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। और हाँ, कमांडर इन चीफ को भी मुजाहिदीन की सरगर्मियों से इतला की जा चुकी है।
मगर कमांडर इन चीफ इस बात के हक में नहीं कि आज़ाद इलाकों पर बगैर किसी वजह के हमला किया जाए, क्योंकि ये बात गैर कानूनी है। वायसराय ने उसकी बात पर खास तवज्जो नहीं दी और इसीलिए गालिबन वो कमांडर इन चीफ को अपने हमरा लाहौर नहीं ले जा रहा, जहां वो गवर्नर पंजाब मंटगमरी से मिलकर कोई खतरनाक मंसूबा बनाना चाहता है। हमजाद अपनी पूरी बात कहकर जवाब तलब नजरों से मुझे देखने लगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझे जो मशवरा दोगे वो गलत नहीं होगा, मगर मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पेश आई तो उस सूरत में क्या होगा। मैंने सवाल किया। अव्वल तो मैं खुद आपकी तरफ से बेखबर नहीं रहूंगा, और अगर ऐसा मौका आया तो आप मुझे अपने करीब पाएंगे। दूसरे, यहाँ फिलहाल आपको कोई खतरा नहीं, यहाँ तो आप एक तरह से अपने लोगों में हैं। इतना सुकून और इत्मीनान तो आपको बदायूं में भी मुयस्सर ना था और ना मेरठ में। हमजाद ने जवाब दिया, लेकिन उसके जवाब से मेरे जहन में एक और सवाल आया। लेकिन अगर तुम उस वक्त जब्बार के हमजाद से बरसरे पैकार हुए तो? हाँ, ये बात खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर मैंने ये खतरा महसूस किया कि आप मेरी मौजूदगी में ना होने से किसी बड़ी मुसीबत में शिकार होने वाले हैं, तो मैं हर कीमत पर आप पर पहुंच जाऊंगा और आपको किसी खतरे में पड़ने नहीं दूंगा। हमजाद ने मुझे पूरी सूरत हाल समझा दी। तो फिर तुम जो मुनासिब समझो उस पर अमल करो, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। वायसराय लॉर्ड एल्जन को आपके मुतालिक बताया जा चुका है कि आप मुजाहिदीन का साथ दे रहे हैं और ये कि आपके पास भी जब्बार की तरह पुरस्कार ताकते हैं। तो क्या अंग्रेज अब तक यही समझ रहे हैं कि मैं इस तंजीम का सरबराह हूँ? मैंने हमजाद की बात काट कर पूछा। नहीं, अब वो जान चुके हैं कि तंजीम के असल सरबराह अमीर बाबू खान हैं, क्योंकि जब्बार के हमजाद के जरिए उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका है। वो ये भी जान चुके हैं कि अमीर बाबू खान उनका असली नाम नहीं बल्कि इस्लाही नाम है। उनका असली नाम अब्दुल्ला है, मौलवी अब्दुल्ला। लेकिन ये जानने के बावजूद वो आपके बारे में अभी तक मशकूक हैं, क्योंकि कलकत्ता से गायब होने के बाद उन्हें आपके बारे में कोई इल्म नहीं था कि आप कहाँ हैं। मगर उस दौरान जबकि जब्बार के हमजाद ने तंजीम के बारे में तमाम मालूमात हासिल की, उन्हें ये खबर मिल गई कि आप मुजाहिदीन के साथ इस मलका बस्ती में मौजूद हैं। तंजीम से आपके ताल्लुक के बारे में तो उन्हें पहले ही मालूम था। तो इसका मतलब यह है कि वो मेरे मुकाबले पर यहाँ जब्बार को लाना चाहते हैं। मैंने बड़बड़ा कर कहा, 100%। बल्कि वायसराय बजरिया तार बर की सरहदी इलाकों को होशियार कर चुका है। अब तक बरतानी हुकूमत की सरहदों पर काफी तादाद में फौज जमा हो चुकी है और करीब के इलाकों से फौज इकट्ठी की जा रही है। सरहदी इलाकों में जासूसों का जाल फैलाया जा चुका है। ये सब कुछ तेजी से हो रहा है और ये सब एक बड़े तूफान का पेश खैमा है। मैं भी हमजाद की बात का जवाब देने के लिए सोच ही रहा था कि मैंने करीब होते हुए कदमों की आहट सुनी। ठीक है, अब तुम जाओ। मैंने हमजाद को रुखसत होने की इजाजत दे दी। अगर मैंने तुम्हारी जरूरत महसूस की तो बुला लूंगा, मगर ऐसा उसी वक्त होगा जब मेरे पास कोई और चारा ना हो। वैसे तुम खुद भी मेरी तरफ से गाफिल नहीं होगे। मैंने यह कहकर हमजाद की तरफ से नजरें फेर ली ताकि उसे जाता हुआ ना देख सकूं। उसकी हर वक्त की कुर्बत ने मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी। उसे इस तरह रुखसत कर रहा था जैसे किसी बहुत ही करीबी अजीज दोस्त और गम गुसार को खुद से जुदा कर रहा हूँ। ना मालूम वो मुझसे कब तक के लिए जुदा हो। हालांकि उसने तमाम सूरत-ए-हाल बता दी थी और ये भी बताया था कि मुझे जब उसकी जरूरत होगी वो मेरे करीब होगा। लेकिन न जाने क्यों उसे जाने की इजाजत देते वक्त मेरा दिल बैठने लगता। कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ये करीब आ चुकी थी। ये किसी औरत के कदमों की चाप हरगिज नहीं थी। नाहिद के मखसूस कदमों की आवाज से मेरी कान आशना थे। ये नाहिद हरगिज नहीं थी। आने वाले ने आते ही मुझे सलाम किया। ये कायम खान था, मुजाहिदीन के एक दस्ते का सालार कायम खान। उसके वजूद में मुझे उसकी आंखें सबसे ज्यादा अजीब लगीं, जैसे उसकी आंखों से उसके वजूद का कोई ताल्लुक ना हो। छोटी छोटी गोल गोल तेज चमकीली आंखें, जैसे वो आंखें अशिया के आर पार देखने की ताकत रखती हों। उन आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और मकारी की मिली जुली सी कैफियत थी। उसी सबब मैं कभी उसके बारे में फैसला ना कर पाया कि वो किस किरदार का मालिक है। कभी वो मुझे इंतहाई मासूम दिखाई देता और कभी निहायत अयार। गोरी रंगत, चौड़ी पेशानी और कुशादा सीने वाला ये नौजवान मुझे कुछ यूं भी जरा नापसंद सा था। मैंने कई मौका पर नाहिद में इसकी दिलचस्पी को महसूस किया था और कई बार नाहिद की जुबान पर भी इसकी बहादुरी की तारीफ सुनी थी। कमरे के दरवाजे में दाखिल होकर कायम खान की नजरें मुझसे मिली थी और उसी लिए मैंने उसके लिए अपने अंदर नापसंदीदगी महसूस की थी। उसने आते ही कहा, जिल्लुर रहमान, आपके साथ मलका नहीं? मैंने उसके फिक्रे की चुभन महसूस की, मगर मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सपाट से लहजे में जवाब दिया, हाँ, वो अमीर की तलाश में गई है और अमीर को मलका की तलाश है।
मैं उसी की तलाश में यहाँ तक आया हूँ। अमीर बाबू खान तमाम सालारों से एक जरूरी और अहम मशवरा करने वाले हैं। तमाम लोग मौलवी शरीफुल्लाह के मकान पर जमा हैं। सिर्फ मलका और आपका इंतजार किया जा रहा है, कायम खान ने कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो अहम और जरूरी बात क्या है जिसके लिए अमीर ने तमाम सालारों को जमा किया है? मैंने पूछा। अभी अमीरों ने हमें इस बात से आगाह नहीं किया। हाँ, हमें इतनी इत्तला मिली है कि सरहदी इलाकों पर जो लोग अमीर की तरफ से मुतय्यन हैं, उनमें से कोई एक शख्स आज सुबह अमीर के पास खबर लेकर आया, कायम खान ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं बुड़बड़ाया। कायम खान ने मुझे उलझन में डाल दिया था। वो मेरी बात सुनकर बोला, आप ऐसा कीजिए कि मेरे हमरा मौलवी शरीफ के मकान पर चलिए। मलका को भी आखिर वहीं पहुंचना है और मुमकिन है कि वो अमीर की तलाश में वहां पहुंच चुकी हो। कायम खान की ये तजवीज मुझे पसंद आई। मैं बैसाखियां समेट कर उसके साथ चलने पर तैयार हो गया। कायम खान ने आगे बढ़कर मुझे सहारा देना चाहा, मगर मैंने अपनी अंदरूनी नफरत के सबब उसका सहारा लेना कबूल नहीं किया और उसके नतीजे में एक बार गिरते गिरते बचा। कायम खान का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मलका वहां मौजूद थी। मैं और कायम खान खामोशी से एक तरफ बैठ गए, इसलिए कि अमीर बाबू खान लोगों से मुखातिब थे। अचानक उन्होंने हम दोनों को देखा और बोले, तुम लोग भी ठीक वक्त पर पहुंचे। मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की थी। मुझे आज एक सुबह अहम खबर मिली और वो खबर तशवीशनाक है। बरतानवी सरहदों पर बड़े पैमाने पर फौज की नकलो हरकत देखी गई है। अभी ये मालूम नहीं हो सका इसकी वजह क्या है, लेकिन इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये नकलो हरकत किसी बड़ी तूफान का पेशखैमा हो। मैंने इसी सिलसिले में आप लोगों को मशवरा करने के लिए बुलाया है। अमीर बाबू खान का ये अंदाज फिक्र देखकर मुझे उनकी मामला फहमी और दूर अंदेशी का कायल होना पड़ा। तंजीम का सरबराह उसके बाकी अफराद यकीनन बेदार मगज और काफी मोहतात थे। उनके जरिए मालूमात न सिर्फ ये कि दुरुस्त थी, बल्कि वो इन मालूमात को फौरी तौर पर अपने अमीर तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद रहते थे। इससे पहले मुझे हमजाद के जरिए जो मालूम हुआ था उससे अमीर को आगाह करना, अमीर तक ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि बरतानवी सरहदों पर फौज की नकलो हरकत देखी गई। अमीर के बैठते ही एक मुतवस्सित उम्र का शख्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उस शख्स का नाम अब्दुल गफूर था। सरहदों पर फौजों की नकलो हरकत को वाकई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अमीर ने जो क्या आसाराई की है वो कुछ दुरुस्त मालूम होती है और हालात को मद्देनजर रखते हुए इसमें सच्चाई नजर आती है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि इत्तेहाम जीटों से मुसालियत के बाद शहजादा मुबारक शाह दोबारा स्थाना पर कब्जा कर चुके हैं और ये बात ऐसी नहीं कि अंग्रेजों से छुपी हो या वो इसे नजरअंदाज कर दें। ऐन मुमकिन है कि अंग्रेज हुकूमत फिर अपने मरबता अपने हवारियों से मिलकर स्थाना को तबाह करना चाहती हो, क्योंकि सादात के इस्तेहकाम का ताल्लुक बराह रास्त हमारे हक में जाता है। इसलिए हमें बहरहाल होशियार रहने की जरूरत है। कबल अज वक्त तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस नकलो हरकत का क्या मकसद है। जब तक हमारे आदमी हमें पूरी मालूमात से आगाह न कर दें, उस वक्त तक के लिए मशवरा है कि हमें दिफाई तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए और शहजादे को भी इन नए हालात से मुतला व खबरदार कर दें ताकि वो बेखबरी में किसी मुसीबत का शिकार न हो जाए। अब्दुल गफूर के बाद कई और सालारों ने अपनी तजावीज़ पेश की, जिन्हें तमाम हजरात ने बगौर सुना। जब काफी लोग अपने ख्यालों का इजहार कर चुके तो अमीर बाबू खान ने मेरी तरफ देखकर कहा, जिल्लुर रहमान, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं। मैंने कहा, ए अमीर, मुझे बहुत कुछ कहना है। मैंने बैसाखियां खींच कर उठने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बैठे रहो, तुम बैठकर ही गुफ्तगू कर सकते हो। तुम्हारी माजूरी को देखते हुए तुम पर आदाब महफिल फर्ज नहीं। अमीर ने मुझे मुखातिब किया और मैं दोबारा अपनी जगह बैठ गया। मुझे वो कहना है जो किसी ने नहीं कहा। मैं और मलका खुद भी अमीर से मिलने के लिए बेताब थे। हमारे पास चंद इत्तलात अहम हैं। हम चंद बुरी खबरें लेकर आए हैं। ये कहकर मैं तमाम वाकयात से अमीर बाबू खान और तमाम हाजरीन को इत्तला कर दी। मेरी हलनाक बातें सुनकर तमाम महफिल पर जैसे सख्ते का आलम तारी हो गया। फिर इस खामोशी को मौलवी शरीफुल्लाह ने तोड़ा। मगर हम जरूर पूछना चाहेंगे कि इन इत्तलात का जरिया क्या है। इसकी जरूरत नहीं। जिल्लुर रहमान ने जो कुछ कहा है, हमें इसकी सदाकत पर यकीन है। ये सच कहता है। जिल्लुर रहमान के जरिए मालूमात क्या है, इससे हम बखूबी आगाह हैं और इससे आप लोगों को भी बेखबर नहीं रखना चाहते। आज ये मौका आ गया कि हम ये बताने पर मजबूर हैं। अल्लाह ताला ने अपनी बरकतों से जिल्लुर रहमान को कुछ ऐसी नादीदा पुरस्रार ताकतें अता की हैं जिनके जरिए इन्हें ये इत्तला मिलती हैं। इन पुरस्रार कुव्वतों का थोड़ा बहुत तजुर्बा असला और रुपए की फरहमी के सिलसिले में आप लोगों को भी हो चुका है। लिहाजा ये बहस फिलहाल फजूल है। हमें अब इन इत्तलात की रोशनी में कोई वाज़ेह लाया अमल तैयार करना है, क्योंकि आजमाइश की घड़ी आ चुकी है।
वक्त अजीब आ चुका है, हम सब उसी के मुंतजिर थे। वो घड़ी अपने वक्त से पहले आ गई और खुदा का शुक्र है कि हमारी पहली आजमाइश है, वरना मैं पीर दावर अब्दुर्रहमान की तरफ से फिक्रमंद हूँ। आप लोगों ने सुन ही लिया कि अंग्रेज हमारी तमाम सरगर्मियों से आगाह हो चुके हैं और बहुत जल्द उनका दस्ते सितम शुरू होने वाला है। सरहदों पर फौज की नकलो हरकत देखी गई, लेकिन बरतानवी हुकूमत को हमले की तैयारी में कुछ न कुछ वक्त लगेगा। इसके अलावा उन्हें हम पर हमला करने के लिए कोई बहाना भी तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाके जिनमें हम आबाद हैं बरतानिया की हुकूमत से बाहर हैं और आज़ाद हैं। उनकी हुकूमत पंजाब और सरहद के कुछ इलाकों तक महदूद है। मसलहत और वक्त का खासा यह है कि हम जंगी तैयारियों को तेज से तेज कर दें और फौरी तौर पर शहजादा मुबारक शाह को इस संगीन सूरत हाल से इत्तला कर दें। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात भी मेरी इस राय से इत्तफाक करेंगे। अमीर बाबू खान ने अपनी बात खत्म करके तमाम लोगों की तरफ देखा। हमें अपने अमीर की हर राय और हर फैसला मंजूर है, तमाम लोगों ने एक आवाज में कहा, जिसमें नाहिद और मैं भी शामिल थे। उसके बाद तमाम इतलात सत्ताना पहुंचाने के लिए जब कायम खान और नाहिद का इंतखाब किया गया तो न जाने क्यों मैंने कायम खान के लिए अपने दिल में रकाबत महसूस की और शायद इसी जज्बे के तहत बगैर कुछ सोचे समझे मैंने कहा, अगर अमीर अस्थाना के लिए नाहिद के हमरा मुझे रवाना करते तो मुझे खुशी होती, क्योंकि मुझे स्थाना देखने की ख्वाहिश भी है। तुम अगर स्थाना जाने के ख्वाहिशमंद हो तो तुम इन दोनों के हमरा जा सकते हो। मैंने सिर्फ ये सोचकर तुम दोनों को एक साथ भेजना पसंद नहीं किया कि तुम दोनों ही के लिए रास्ता अजनबी है, जबकि कायम खान स्थाना जाने वाले रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है। अमीर ने जैसे मेरी मुश्किल हल कर दी। मैंने पहले इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि मैं और नाहिद दोनों ही इस रास्ते से लाइलम हैं। उन दोनों के हमरा जाने की पेशकश मैंने फौरन कबूल कर ली। कुछ देर बाद मैं, नाहिद और कायम खान घोड़ों पर सवार हो रहे थे। हम तीनों के पास बंदूकें और कारतूस भी थे। मुझे घोड़े पर सवार कराते हुए नाहिद ने कहा, अभी तुम्हें घुड़सवारी और बंदूक चलाना सीखे ज्यादा अरसा नहीं हुआ और इसके अलावा तुम्हारी एक टांग भी काम नहीं करती। ऐसे में बेहतर तो यही था कि तुम इस सफर की तकलीफ ना उठाते। मैंने कहा, मलका, मैंने खूब सोच समझकर तकलीफों और मुसीबतों से भरी इस रास्ते का इंतखाब किया है। मेरी आवाज में सख्ती थी। ये जिंदगी मैंने खुद कबूल की है, इसके साथ दुख सुख मुझे बर्दाश्त करने हैं और तुम मुझे सहल पसंदी की तरगीब दे रही हो। ये कहते हुए मेरे दिल में न जाने क्यों ये शुबा पैदा हुआ कि नाहिद दानिस्ता कायम खान के साथ अकेली जाना चाहती है। मैं तुम्हारे हौसलों से बेखबर नहीं हूँ शेख, नाहिद ने मेरी बैसाखियां घोड़े की ज़ेन के साथ बांधते हुए कहा। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। स्थाना मलका बस्ती से ज्यादा दूर नहीं। हमें उम्मीद थी कि हम शाम होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। मुझे घोड़े पर सवार कराने के बाद नाहिद अपने घोड़े पर सवार हुई। उसकी पुश्त पर भी बंदूक लटक रही थी। कायम खान ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसके साथ नाहिद का घोड़ा बढ़ा। उन दोनों को साथ साथ आगे बढ़ते देखकर मेरे अंदर रकाबत की आग और तेज हो गई। मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उनके करीब पहुंच गया। मैं किसी तरह भी उन दोनों को इसका मौका नहीं देना चाहता था कि मुझसे अलग कर कोई बात करें। मैं उन दोनों के साथ साथ अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। हम लोग बहुत जल्द मलका बस्ती की हदूद से निकलकर पहाड़ी रास्तों पर हो लिए। दोपहर का वक्त था और हल्की हल्की सर्दियों का मौसम। हवा के झोंके मुझे खुशगवार महसूस हो रहे थे। नाहिद का जिस्म घोड़े की पुश्त पर बार बार आगे पीछे हो रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत ना हो पाई कि कम से कम उससे इजहार इश्क तो कर देता। क्या खबर वो मेरे जज्बात से आगाह भी है या नहीं। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ आगे बढ़ रहा था। वो मेरे इतने करीब होकर भी मुझसे इतनी दूर थी। हमारे घोड़ों की टापों से पथरीली चट्टानें गूंज रही थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक पहाड़ी का मोड़ काटकर कायम खान ने अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी और नाहिद ने उसका साथ दिया। यकीनन वो मुझे पीछे छोड़कर कुछ बात करना चाहते थे, शायद कोई ऐसी बात जिसमें राजदारी थी। मैंने सोचा और इसी के साथ मुझे कायम खान पर गुस्सा आ गया। मेरे होते हुए वो नाहिद पर हाथ साफ नहीं कर सकता। मैं बुड़बुड़ाया और घोड़े की रफ्तार बढ़ाने के लिए मैंने महमेज लगाई। घोड़ा एकदम सरपट दौड़ने लगा। मैंने उसकी रफ्तार और बढ़ाने के लिए रकाब पीछे खींचकर उसकी पसलियों पर दबाव डाला और फिर दूसरे ही लम्हे घोड़ा एकदम भड़ककर मेरे काबू से बाहर हो गया और इस तेज रफ्तारी से दौड़ा कि कायम खान और नाहिद के घोड़े मुझसे बहुत पीछे रह गए। मैंने संभल कर घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा अपने दोनों पिछले पैरों पर अल्फ हो गया और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने लगाम ढीली की, वो फिर सरपट दौड़ने लगा। अब मुझे अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। मैं घबरा कर घोड़े की गर्दन से लिपट गया। घोड़े की रफ्तार बदस्तूर कायम थी और मैं उससे बेखबर था।
کہ قائم خان اور ناہید مجھ سے کتنے دور رہ گئے ہیں۔ کئی بار گھوڑے نے کوشش کی مجھے اپنی پشت سے نیچے پھینک دے، مگر میں اس کی گردن سے اس طرح چمٹا ہوا تھا کہ یہ حادثہ نہ ہو سکا۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور